हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज मैं आप सबको सामान्य ज्ञान यानी कि लूसेंट मैं आप सबको आज लूसेंट पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम लूसेंट में पढ़ेंगे आज भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो आज आई थिंक आप सबको एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एमपीपीएससी के प्री, मेंस एंड इंटरव्यू हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लूसेंट। और लूसेंट मुझे लगता है कि एक दो बार नहीं तो एक बार हर किसी को पढ़नी चाहिए। सो आज हम शुरू करते हैं। चलिए, भारत का इतिहास। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का वंश कहा गया तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। अब हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष या भारत का देश जो ये शब्द हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो हमें महाकाव्य या पुराणों में ये शब्द प्राप्त हुए। यूनानियों ने भारत को इंडिया या मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। जो यूनान के लोग थे वो भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड है मेडिएवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। अब प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। इन 4 स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का जो प्राचीन धर्म ग्रंथ वो है वेद। जैसे कि हमने जब आपको ऋग्वेद कालीन एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया था तब भी हमने कहा था कि प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है हमारा वो है वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। जो वेद हैं वो 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद। अब पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएँ होती हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही हम ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको हम होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली थी और उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। फिर इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में वर्णन है, जिसको खील कहा जाता है। इसमें जो 8वां मंडल है ऋग्वेद में, उसमें जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती हैं उनको यहाँ खील कहा गया है। चातुष्ण वर्ण समाज की जो कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न होते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद में ही वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। इसमें भगवान विष्णु का जो वामनावतार था, जो उनके 3 पग से उन्होंने एक पग में पूरी धरती, दूसरे पग में उन्होंने पूरा आसमान और तीसरे पग में उन्होंने पूरे पाताल को नापने ही वाले थे। इसका पूरा वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के बाद जो शतपथ ब्राह्मण है वो दूसरा प्रमुख ग्रंथ है। फिर है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जब हम यज्ञ करते समय जो मंत्र होते हैं और बलि के समय जो अनुपालन के लिए जो नियम होते हैं, यज्ञ के नियम
और बलि के समय अनुपालन के नियम जो हैं वो हम यजुर्वेद से ही प्राप्त करते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। यजुर्वेद ही मात्र एक ऐसा पद है, एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है। फिर सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। फिर है अथर्व। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र और सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों आदि का वर्णन है। मतलब जो अथर्ववेद में जितने भी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, कुछ अच्छे कार्य भी हैं, कुछ बुरे कार्य भी हैं, वो सब कुछ अथर्ववेद में ही समाहित है। अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। वही सभा समिति जो राजाओं के कार्यकरण को ध्यान में रखती हैं कि राजा किस तरह से कार्य करते हैं, राजा अच्छे कार्य करते हैं कि नहीं करते, इन सब का ध्यान सभा और समिति और विदर्थ ही करते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद, सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए हमने 6 वेदांगों की रचना की है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये एग्जाम में मेंस में 2 मार्क्स में आपसे 100% पूछा जा सकता है कि आपके कितने वेदांग हैं। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद हैं। फिर भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो भारतीय जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा विवरण हमें पुराणों में ही मिलता है, जिसके रचयिता हैं लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। वैसे पुराण 18 हैं, लेकिन जो बहुत मेन है वो है 5 हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो ऐसे कौन से 5 पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो पहला है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत हो गया अपना, और वायु पुराण। वो ये 5 हैं जिनसे राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब जो विष्णु पुराण है यह मौर्य वंश से संबंधित थे। पूछा जा सकता है आपसे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में कि जो विष्णु पुराण है वो किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा गुप्त वंश, अंध सातवाहन वंश, मौर्य वंश या कुछ और वंश पूछा जा सकता है। तो ये मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण किससे है? अंध सातवाहन से। और वायु पुराण गुप्त वंश से। नोट है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण है और बहुत ही प्रमाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी पुराण सुन सकते थे। मतलब ऐसा था, उत्तरवैदी कहलाते थे। ऐसा हो गया था कि जो स्त्रियां हैं और जो शूद्र जाति के लोग हैं उनको वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें भी पुराण सुनने का अधिकार था। वो पुराण सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ था वो पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। वैसे भी नारद का काम क्या है? जो गुप्त चीज़ें हैं उनको उजागर करना। फिर जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जो बुद्ध का जितना भी पूर्व जन्म की कहानी है वो जातक में ही वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को जातक कहा जाता है। जो आगम है उसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसमें इनके 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आपके मेंस में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के बारे में बताओ। तो पहला पॉइंट तो आप बना सकते हो कि इसकी जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं, है ना। फिर दूसरा है यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है और इसको
तीसरा पॉइंट बना सकते हो, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी इससे ही प्राप्त होती है। फिर संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक जो घटनाएं थीं उनको सर्वप्रथम क्रमबद्ध लिखने का जो प्रयास किया गया वो कल्हड़ द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी, ये एक फेमस पुस्तक है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राजतरंगिणी की रचयिता कौन है, जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरा बताया गया है। फिर अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा, जिसके लेखक है अली अहमद, में सुरक्षित है। जो अरबों की सिंध विजय है, जो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, उसका जो पूरा वृत्तांत है वो चचनामा में लिखा गया है और चचनामा किसने लिखा है? अली अहमद ने लिखा है। फिर अष्टाध्यायी संस्कृत साहित्य में व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक हैं पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इन सब पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आपसे पूछा ही जाएगा। फिर कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की एक ज्योतिष ग्रंथ है उसकी रचना की थी। इसमें भारत पर होने वाले जो यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे वो जो पुष्यमित्र शुंग था उसके पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कौन कौन सी जानकारी थी। तो यूनानी रोमन लेखा, फर्स्ट है टेसियस, यह ईरान का राज्य वैद्य था। जो टेसियस था वो ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण कुछ आश्चर्यजनक होने के कारण से ये अविश्वसनीय है, इसको कोई नहीं मानता। फिर हेरोडोटस, इससे इतिहास का पिता कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, ऑनेसिक्रिटस, आस्ट्रीबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। फिर है मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया हुआ था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। फिर डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। जो मिस्र नरेश थे टॉलमी फिलाडेल्फस, उसका राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया हुआ था। फिर टॉलमी ये 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। फिर प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। फिर पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यह लेखक लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। फिर चीनी लेखक, चीन से 4 लोग आए थे। फर्स्ट है फायान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त जी के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के तमाम समाज व संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सबसे सुखी और समृद्ध बताया। जो एमपी की जनता थी उनको इसने सबसे हैप्पीनेस और सबसे प्रभावशाली समृद्धशाली बताया है। फिर संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्र की। फिर है हेनशांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य का पिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करने के लिए आया हुआ था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वह सीयूग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीतिक के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था वो शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन का समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे। फिर है इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया। फिर है अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनबी के समय भारत आया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, तहकीक ए हिंद मतलब भारत की खोज, और
आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला इसने। अन्य लेखक में आ गए जैसे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फिर पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी है, 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाचकोई, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। फिर मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण यवन राजू हेलियोडोरस के वेशनगर बिरसा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। जो हेलियोडोरस थे, उन्होंने वेशनगर बिरसा में एक गरुण स्तंभ अभिलेख बनवाया हुआ था, जहाँ से हमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है मध्य भारत में। अब थोड़ी सी हम पढ़ते हैं प्रमुख अभिलेख। जैसे हो गया हाथी गुप्फा अभिलेख, इसके शासक कलिंग राज खारवेल ने इसे बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसको रुद्रदामन में बनवाया था। नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री ने, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को समुद्रगुप्त ने, एहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय ने, मंदसौर अभिलेख को मालवा नरेश यशोधर्मन ने और ग्वालियर अभिलेख को प्रतिहार नरेश राजा भोज ने। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख को स्कंदगुप्त ने और देवपाड़ा अभिलेख को बंगाल शासक विजय सिंह ने बनवाया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हमें हाथी गुप्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है वह हमें कौन सा अभिलेख से प्राप्त हुआ, तो हाथी गुप्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख था वो सौगौरा का अभिलेख था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ वो ईरान अभिलेख, जिसके शासक भानुगुप्त थे, उनसे प्राप्त होती है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो रेशम बुनकर थे उनकी जानकारी है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नप्पासाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। जो कश्मीरी नवपाषाणी कालीन जो पूरा स्थल है वहाँ से हमें बुर्जहोम से गर्तावास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य प्राप्त होता है। इनमें उड़ाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। फिर प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। इसी को साहित्य का सारपण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। जो सर्वप्रथम सिक्के पर जो लेख लिखे गए उसको यवन शासकों ने उसकी शुरुआत की थी। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिकमेडु पांडुचेरी के निकट है, यहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने अपनी घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में हुआ। मतलब जहाँ मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित हमें विवरण नहीं मिलता उसको प्रागैतिहासिक, और मानव विकास के उस काल को जहाँ हमें लिखा हुआ प्राप्त होता है, लिखित रूप में कोई भी विवरण प्राप्त होता है उसको हम इतिहास कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब उसमें विवरण लिखित ही प्राप्त हुआ लेकिन उस लेख को पढ़ा नहीं जा सका। ज्ञानी मानव होमोसैपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम औजार था वो थी कुल्हाड़ी, जिसको अतिरपक्का में प्राप्त हुआ। जो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश
औजार जो थे वो स्फटिक के बने हुए थे, यानी कि पत्थर के बने हुए थे। भारत का सबसे जो प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। थैंक यू गाइस, आज हमने प्रागैतिहासिक काल तक आपको पूरा पढ़ा दिया है। 2 पॉइंट्स आपके इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिए लूसेंट से। अब हम कल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ। हम कल आपको इसकी ऑब्जेक्टिव और आगे से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा आपको विवरण देंगे, और 1 महीने के अंदर अंदर हम इस पूरे लूसेंट को ख़त्म कर देंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले सेशन पे।